हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर के रेलम की आखिरी लेयर तक पहुंच चुके थे, जहां पे एंसेस्टर को अपने इंचेंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की काफी सारी लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर एंसेस्टर वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। पर तभी अचानक से ही वहां पे एंट्री लेता है ज़ॉम्बी लॉर्ड, जो कि वहां पे अपनी डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे स्क्वायर रेलम को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाने लगा था, जिसके चलते स्क्वायर रेलम की सभी लेयर्स आपस में कोलैप्स होने लगी थी। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर तो वहां पे ज़ॉम्बी लॉर्ड का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी लॉर्ड भी कम ताकतवर नहीं था, इसलिए एंसेस्टर को अपनी कॉस्मिक गैलेक्सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म करना पड़ता है। हालांकि एंसेस्टर ने वहां पे अपनी कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से तो मार दिया था, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहां पे नहीं मरा था और ऊपर से वो वहां पे एंसेस्टर का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वहां पे 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर ज़ॉम्बी लॉर्ड के हमले को देखकर जल्दी से अपने पास एक स्पेस मैजिक वेपन को बाहर निकालते हुए उसे निंगयू की तरफ बढ़ा देते हैं, जिसे देखकर निंगयू भी वहां पे चौंकते हुए कहती है, एंसेस्टर ये क्या चीज है? जिसमें एंसेस्टर की बजाय लिंगू उसे वहां पे जवाब देते हुए बताता है कि ये हमारी एंशिएंट टैलेंट सेट का स्पेस मैजिक ट्रायर है। इसके अंदर सिर्फ स्पेस मैजिक पावर नहीं है, बल्कि उसी के साथ साथ इसके अंदर और भी काफी सारी हिडन एबिलिटीज है। और जानती हूँ इसकी सबसे ज्यादा कमाल की बात कौन सी है? इसे रिसीडिंग स्वॉर्ड मून का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था, इसलिए ये ट्रायर अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास है। लिंगू की ये सारी बातें सुनकर निंगयू भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एंसेस्टर ने इतना ज्यादा खास ट्रायर उसे क्यों दे दिया। अब निंगयू एंसेस्टर से ये सवाल पूछने ही वाली थी कि तभी एंसेस्टर उसके सवाल को पहले ही जानकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, तुम्हें इस हिडन ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर एलम के अंदर मौजूद सभी लोगों को बचाना होगा। एंसेस्टर की ये बात सुनकर निंगयू भी वहाँ पे उस वेपन को पकड़ते हुए कहती है, ओके एंसेस्टर, जैसा आप कहें। और ये कहकर निंगयू जल्दी से वहाँ पे इस वेपन का इस्तेमाल करके स्पेस को जीतते हुए वहाँ पे एक स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल ओपन कर देती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें योंगजिन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का माहौल भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये सिटी भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से ही एंशिएंट टैलेंट सेट की वो दोनों डिसेबल से उड़ते हुए योंगजिन सिटी के अंदर आके गिरती हैं। ये देखकर वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को देखकर हैरान होते हुए कहती हैं, हम लोग तो अपने सीक्रेट एलम में थे, तो फिर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गिरे? लेकिन इस सवाल का जवाब तो उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं था कि तभी पीछे की तरफ मौजूद एक ओल्ड मैन है उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, ये स्क्वायर एलम आपस में कोलैप्स हो रहा है, जिसके चलते तुम्हारी लेयर खत्म होते हुए हमारी योंगजिन सिटी के साथ मर्ज हो चुकी है। और इस बात का तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये स्क्वायर एलम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन अभी वो ओल्ड मैन वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे ऊपर आसमान में एक पोर्टल ओपन होते हुए दिखाई देता है, जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि निंगयू ही निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर ज़ाओली के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उसे वहाँ पे पहचान लेते हैं। जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन सभी से कहती है, थैंक गॉड तुम सभी लोग ठीक हो, चलो जल्दी से आप मेरे पीछे आओ, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर निंगयू वहाँ पे एक बार फिर से टजू की दी हुई वेपन का इस्तेमाल करके स्पेस को जीतते हुए एक स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल को ओपन कर देती है, जो कि वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरह काम कर रहा था। निंगयू वहाँ पे सभी को उस पोर्टल में भेजने के बाद ज़ाओली के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सिटी लॉर्ड के साथ साथ बाकी सभी लोगों की भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। निंगयू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ाओली भी वहाँ पे इसके लिए तैयार हो चुका था, जो देखकर निंगयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए जल्दी से एक बार फिर से स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल को ओपन करते हुए एंसेस्टर और बाकी सभी के पास पहुंच जाती है, जिसके साथ ही हमें वहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंगयू अपना काम पूरा करके वापस एंसेस्टर के पास लौट चुकी थी। और जैसे निंगयू वहाँ पे पहुंचती है तो उसे भी वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे वो ज़ॉम्बी लॉर्ड हंसते हुए एंसेस्टर से कह रहा था, तुम्हारी पावर्स तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली, तुम तो मेरे लिए एक परफेक्ट पपेट बन सकते हो, और तुम्हारे आसपास जो ये डिसेबल्स मौजूद है ये भी कम ताकतवर नहीं है, तुम्हारी तरह मैं इन सभी को भी अपना पपेट बनाऊंगा। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उन सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए कहता है, तो तुम सभी लोग एंशिएंट टैलेंट सेट से बिलोंग करते हो, क्या तुम सभी लोग अपने मास्टर के बारे में नहीं जानना चाहते कि आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? मैं तुम लोगों को तुम्हारे मास्टर के बारे में ऐसी बातें बता सकता हूँ जिसके बारे में तुम में से किसी को भी पहले पता नहीं होगा। उस ज़ॉम्बी लॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। और ये कहकर ली चेंग वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों को आपस में मर्ज करते हुए अपने ड्रैगन स्टाफ को भी कंप्लीट कर चुका था। लेकिन वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे सामने आने की बजाय अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करके दोबारा एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स को इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर और उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो साथ ही साथ वहाँ पे उन सभी को मैनिपुलेट करते हुए ये भी कह रहा था कि अगर तुम सभी लोग अपने मास्टर के बारे में जानना चाहते हो तो अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम लोग अपने मास्टर के बारे में जानना चाहते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम सभी लोगों को एंशिएंट टैलेंट सेट के रियल मास्टर जूजियन के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। तुम लोगों को तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर मास्टर जूजियन है कौन, वो
इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, और अगर वो इतने ज्यादा ताकतवर है तो उसे हट किसने किया होगा। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग अपने ये सारे सवाल जानने के लिए अंदर से मरे जा रहे हो। अगर तुम सभी लोग वाकई इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम सभी लोगों को बस एक सिंपल सा काम करना होगा, खुद को बस चुपचाप मेरे हवाले कर दो। लेकिन सामने की तरफ मौजूद एसएस टज़ू वहाँ पे उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं तो तुम बस इतना ही कर सकते हो। और ये कहकर एसएस टज़ू अपनी हेल्प फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके डिमोनिक थ्रेड को जला देते हैं, जिसे जलाते हुए एसएस टज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं तो तुम इन मामूली से धागों के चलते इतना ज्यादा उड़ रहे हो। और एसएस टज़ू कैसा कहते ही वो हेल्प फ्लेम वहाँ पे उस डिमोनिक थ्रेड से होते हुए सीधा उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के पास जाकर एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड जो कि अभी तक वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा था, वो उड़ते हुए पीछे एक बड़ी सी चट्टान के साथ जा टकराता है। पर तभी वो वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता, वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर एक कमीनी स्माइल करते हुए एसएस टज़ू से कहता है भले ही मेरी ये डिमोनिक थ्रेड से तुम्हारे ऊपर काम ना करते हो, लेकिन अपने आसपास मौजूद अपने इन सभी डिसेबल्स को देखो, मैं उन सभी को अपने कंट्रोल में ले चुका हूँ। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स को अपने कंट्रोल में ले चुका था, जो देखकर वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए एसएस टज़ू से कहता है तुम आखिर इतने ज्यादा कंफ्यूज दिखाई क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें बस इतना ही दम था, अब बोलो। ये बेवकूफ कहेगा एसएस टज़ू को दम दिखाने की बात कर रहा है, जिसके लिए इस ज़ॉम्बी लॉर्ड को बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फिलहाल एसएस टज़ू उसे वहाँ पे उड़ने दे रहे थे तो इसलिए वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एसएस टज़ू से कहता है रुको रुको, इतना जल्दी कंफ्यूज मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी एक और गिफ्ट भी है। और ये कहकर वो वहाँ पे अचानक से ही अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगजू और चाओ फेंग को भी सामने ले आता है, और ऊपर से वो वहाँ पे उनकी बॉडीज को कंट्रोल करते हुए एसएस टज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए भी उन्हें वहाँ पे आगे भेज चुका था, जिन्हें वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर एसएस टज़ू कोल्ड टून में उससे कहते हैं ओ तो ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे डिसेबल्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब एसएस टज़ू कैसा कहते ही वो ज़ॉम्बी लॉर्ड भी वहाँ पे एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था, पर वो बेचारा वहाँ पे कुछ सो या समय पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि लिंगजू और चाओ फेंग जो कि वहाँ पे एसएस टज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, वो दोनों अचानक से वहाँ पे पीछे पलटते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर ही जाकर हमला कर देते हैं, जिसके चलते वो वहाँ पे एक बार फिर से उड़ता हुआ पीछे एक चट्टान के साथ जा टकराया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर तो चाओ फेंग और लिंगजू के फेस की पर भी स्माइल आ जाती है। और चाओ फेंग वहाँ पे पीछे की तरफ पलट कर मुस्कुराते हुए एसएस टज़ू को ग्रीट करती है, जबकि लिंगजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए एसएस टज़ू से कहता है कम ऑन जूनियर ब्रदर, अभी हम इसके साथ थोड़े और भी मजे कर सकते थे, अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाना, क्योंकि तुम तो मजे स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर देते हो। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे एसएस टज़ू के पास चले जाते हैं, जबकि पीछे की तरफ वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से खुद को संभाल चुका था और पागल की तरह वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था इंटरेस्टिंग, ये सब तो यहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये खेल ऐसे ही चलने दो। लेकिन अभी बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे हंसते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे एसएस टज़ू के पीछे मौजूद उनके सभी डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे उसके डिमोनिक थ्रेड्स को काट कर खुद को आजाद करवा चुके थे। ये देखा तो एक पल के लिए बेचारे उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो हैरान होते हुए उन सभी से कहने लगा था क्या तुम सभी लोगों ने इतनी आसानी के साथ मेरे डिमोनिक थ्रेड्स को काट दिया, लेकिन तुम लोगों ने ये सब किया कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जाने दो, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हरकत करके तुम लोगों ने मेरा दिल ही तोड़ दिया, अब इसकी सजा तो तुम लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने डिमोनिक थ्रेड्स को मूव करता हुआ अपनी फालिंग स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक थ्रेड्स की मदद से शार्टेड स्टार्स को क्रिएट करने लगा था, जिसके चलते देखते ही देखते वहाँ पे उसके डिमोनिक थ्रेड से एसएस टज़ू के डिसेबल्स को वहाँ पे चारों तरफ घेर चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों की मदद से भी एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर हमले करने लगा था, जो देखकर ली चंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ को लेकर आगे बढ़ते हुए उसके डिमोनिक थ्रेड्स को काट देता है, लेकिन वो वहाँ पे उन डिमोनिक थ्रेड्स को काटते हुए वहाँ से आगे बढ़ पाता। उससे पहले वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ ली चैंग के सामने एंशिएंट एलियन सेट के डिसेबल्स की लाशें लेकर आ चुका था, जिन्हें देखकर बेचारे ली चैंग को भी वहाँ पे मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। और वो पीछे वहाँ पे अपने साथियों के पास आकर चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकले, जो यहाँ पे हमारा मुकाबला करने के लिए मासूम लोगों का सहारा ले रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे एंशिएंट एलियन सेट के डिसेबल्स की बॉडीज को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की, इसके लिए मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देने वाला हूँ। ली चैंग की ये बात सुनकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अब बस बातें बहुत हो गई, अब बारी है इन सभी पपेट्स का सहारा लेते हुए तुम सभी को भी अपना पपेट बनाने का। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगजू और बाकी सभी को अपना पपेट बनाने की कोशिश करने लगा था, पर लिंगजू और बाकी सभी भी वहाँ पे अपने पास का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके डिमोनिक थ्रेड्स को काटे जा रहे थे। लेकिन जैसे वो वहाँ पे डिमोनिक थ्रेड्स को काटते, वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एंशिएंट एलियन सेट के डिसेबल्स की बॉडीज का इस्तेमाल
करते हुए उनके ऊपर हमला करवा देता, जिसके चलते उन सभी को वहाँ पे एक साथ दो हमलों से बचना पड़ रहा था। ऊपर से बेचारे वो सभी लोग वहाँ पे एंशिएंट एलियन के डिसेबल्स को चोट भी नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे थे। इस बीच हम लियू जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन डिमोनिक थ्रेड्स को वहाँ पे काट देता है, लेकिन वो डिमोनिक थ्रेड्स देके वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो देखकर लियू जियान भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ये डिमोनिक थ्रेड्स तो एंडलेस है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे की तरफ चाओ फेंग एक एंशिएंट एलियन के डिसेबल का मुकाबला कर रही थी, लेकिन क्योंकि चाओ फेंग खुद को रोके हुए थी तो इसलिए वो मामूली सा कल्टीवेटर भी वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद बर्निंग क्रो वहाँ पे ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछता है बॉस, चाओ फेंग और बाकी सभी लोग पहले भी तो खुद को उन डिमोनिक थ्रेड से आजाद करवा चुके हैं, तो अब वो सभी लोग उन डिमोनिक थ्रेड से खुद को क्यों बचा रहे हैं? क्या वो ज़ॉम्बी लॉर्ड बाकी उन सभी को अपने कंट्रोल में ले सकता है? बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर ऐसा तजू उसे वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए बताते हैं ड्रैगन स्टाफ की ओरिजिन पावर की वजह से वो सभी लोग कभी भी उन डिमोनिक थ्रेड से खुद को आजाद करवा सकते हैं, क्योंकि ली चैंग ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट कर चुका है, तो इसलिए उसकी ओरिजिन पावर है ली चैंग के बाकी साथियों के साथ भी तालमेल बनाते हुए उनके साथ कनेक्ट हो चुकी है, जिसके चलते उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के ये डिमोनिक थ्रेड से चाहकर भी उन सभी में से किसी को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। जबकि सामने की तरफ चाओ फेंग और बाकी सभी लोग अभी तक भी वहाँ पे एंशिएंट एलियन के उन डिसेबल्स का मुकाबला कर रहे थे, जिन सभी का मुकाबला करते हुए उन्हें अपनी पास के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ रहा था। इस बीच जैसे ही चाओ फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए एक डिसेबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तो उसकी नजर वहाँ पे उस डिसेबल के मासूम फेस के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे अपने खतरनाक अटैक को रोकते हुए एक हल्का सा अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देती है, जो देखकर तो वो ज़ॉम्बी लॉर्ड अब वहाँ पे और भी तेजी के साथ अपने डिमोनिक थ्रेड्स को कंट्रोल करते हुए उन डिसेबल्स की मदद से चाओ फेंग और बाकी सभी के ऊपर अटैक करवाने लगा था। इवन अब तो वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपने हाथों में शॉट्स भी ले चुके थे, जिसके चलते एंशिएंट एलियन के उन सभी डिसेबल्स को रोक पाना चाओ फेंग और बाकी सभी के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। इवन ली चैंग जो कि वहाँ पे उन सभी में से सबसे ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा था, वो भी बेचारा वहाँ अपने ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका ड्रैगन स्टाफ भी बस एंशिएंट एलियन के डिसेबल्स के हमलों को रोकने के लिए काम आ रहा था, जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे कोल्टून में अपने सभी डिसेबल्स से कहते हैं इन सभी के ऊपर ध्यान मत दो, इन सभी को जाने दो और एक साथ मिलकर इस ज़ॉम्बी लॉर्ड को घेरते हुए इसके ऊपर हमला करो। ऐसा तजू का ये आदेश पाकर हम देखते हैं कि इनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे और लिंगजू तो वहाँ पे खुद को तैयार करते हुए कहने लगा था ये हुई ना कुछ बात, वैसे भी मुझे काफी अच्छा हो गया था अपने मसल्स को स्ट्रेच किए हुए। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से कहता है चलो भाइयों चलकर इस ज़ॉम्बी लॉर्ड को मजा चखाते हैं। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे खुद को तैयार करते हुए बहुत ही तेजी के साथ ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ उन सभी को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है तुम लोगों का ये प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक बात तुम सभी लोग भूल रहे हो, तुम्हारे एंशिएंट एलियन के सभी डिसेबल्स अभी भी मेरी गिरफ्त में है। और ये कहकर जैसे ही वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे उन्हें कंट्रोल करते हुए ऐसा तजू के डिसेबल्स के ऊपर हमला करवाने की कोशिश करता है, तो अचानक से एंशिएंट एलियन के उन सभी डिसेबल्स की बॉडी से स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके चलते वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की बजाय ऐसा तजू के सभी डिसेबल्स की बॉडीज के आर पार चली जाती है। ये देखकर बेचारे ज़ॉम्बी लॉर्ड को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है क्या हो गया, अभी तुम लोगों ने आखिर क्या किया, मेरे ये सभी पपेट से तुम्हारी बॉडीज के आर पार कैसे चले गए? जिस पे उनमें से तो कोई भी उसे वहाँ पे जवाब नहीं देता, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ने को वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है अबे लकड़ी के पुतले, तुझे क्या लगा था तू ही सबसे ज्यादा ताकतवर है? ये सब मेरे बॉस का कमाल है, जब तक मेरे बॉस अपने डिसेबल्स के साथ खड़े हैं उनके डिसेबल्स का कोई कुछ भी नहीं बेकार सकता। बर्निंग क्रो की ये सारी बातें सुनकर बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड अभी वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे अपने फ्रीजिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड और उनके पपेट्स को वहाँ पे काफी हद तक फ्रीज कर चुकी थी, जिस मौके का फायदा उठाकर लियू जियान वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी गॉड थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी डिमोनिक थ्रेड्स को चला चुका था। और ये मौका बाकी सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल सही लगता है, इसलिए वो सभी भी वहाँ पे अपने अपने पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे थे, जहाँ पे हाउजियन और डोंगमी वो दोनों ही अपनी अपनी पाम टेक्निक को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेस टेक्निक बना चुके थे, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो दोनों वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर हमला भी कर देते हैं। अब ये देखकर चाओ फेंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी वहाँ पे अपनी फिनिश किलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर ली चैंग भी वहाँ पे जल्दी से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज चुका था। अब ये देखकर लिंगू, लिंगजू और बाकी सभी भी अपने अपने अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और
एक साथ अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा हमलों को देखकर एक पल के लिए वो ज़ॉम्बी लॉर्ड भी वहाँ पे घबरा गया था। लेकिन अचानक से ही वो वहाँ पे एक और गंदी चाल चलते हुए कुछ मासूम लोगों को कंट्रोल करते हुए अपने चारों तरफ लाके खड़ा कर देता है और साथ ही साथ वहाँ पे एक कम्युनिस्ट स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें हराने के मेरे पास हजारों तरीके हैं, जबकि मैं ठहरा एक घटिया आदमी, मुझे हरा पाना तुम में से किसी के भी बस की बात नहीं है। वहीं उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के चारों तरफ मौजूद उन मासूम लोगों को देखकर मजबूरन वहाँ पे ली चैंग के साथ साथ सभी को वहाँ पे अपने हमलों का रुख बदलना पड़ता है और इस तरह वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से एक कमीनी चाल चलते हुए खुद को बचा चुका था, जो देखकर वो वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए असतज़ू के सभी डिसेबल से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि तुम सभी एक लिमिट के अंदर रहकर ही मेरे साथ फाइट कर सकते हो, जबकि मेरी फाइट करने की कोई भी लिमिट नहीं है। मैं भले ही यहाँ पे अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी तुम सभी लोग यहाँ पे मेरे ही इशारों के ऊपर चल रहे हो। उस ज़ॉम्बी लॉर्ड की ये बात सुनकर लिंगू वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये तो यहाँ पे जिंदा लोगों को मैनिपुलेट कर पा रहा है, लेकिन ये काम तो सिर्फ एक ही आर्ट की मदद से किया जा सकता है, जो कि हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट का सीक्रेट आर्ट है। तो क्या इसका मतलब है कि ये हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के सीक्रेट आर्ट के बारे में जानता है? ये कहकर लिंगू वहाँ पे चौंककर उससे सवाल करते हुए पूछता है, हे कौन हो तुम असल में? लिंगू की ये बात सुनकर वो ज़ाओली को वहाँ पे कंट्रोल करके अपने पास लाते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा ताल्लुक भी कहीं तुम्हारे एंशिएंट टैलेंट सेट से है। और ये कहकर वो ज़ाओली की गल को सहलाते हुए वहाँ पे उससे कहता है, देखो इन सभी लोगों के चेहरे देखो, ये सच जाने के लिए कितने ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, पर साथ ही साथ इन सभी के चेहरों के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड भी दिखाई दे रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि एंशिएंट टैलेंट सेट के ये सभी लोग खुद को दूसरों से बड़ा और खास समझते हैं। इन सभी लोगों को अपने टैलेंट सेट के मैटर्स के अलावा और किसी भी बात की चिंता नहीं है। इवन तुम, मैं और बाकी सभी आम लोग तो इनकी नजरों में बस कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं। और ऐसे ही वो न जाने वहाँ पे कई तरह की बातें करते हुए बेचारे छोटे बच्चे ज़ाओली को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाओली को असतज़ू के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड से कहता है, नहीं ये सच नहीं है। तभी ली चैंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड से कहता है कि अपनी ये बकवास मान करो, आखिर तुम इस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो? जिसपे वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए ली चैंग से कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हारे ऊपर ही आ रहा था। तुम यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में दिखाई क्यों दे रहे हो? क्या इसलिए कि तुम इस छोटे से बच्चे को अपनी बातों में नहीं फंसा सके? और ये कहकर वो वहाँ पे ज़ाओली को भड़काते हुए कहता है, बच्चे जानते भी हो तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो असल में वो है कौन? अपने सामने मौजूद उस लंबे बालों वाले पर्सन को गौर से देखो, जो यहाँ पे तुम्हारे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हॉली सिटी के अंदर वो कितने ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, और उन सभी में से कई तो मासूम लोग भी थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था। उस ज़ॉम्बी लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से अपना वेपन लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से मासूम लोगों का सहारा लेते हुए लिंगू को वहीं पे रोक चुका था और साथ ही साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ज़ाओली से कहने लगा था, अब बात है इस पर्सन के ऊपर, ये जो तुम्हें राजपाथ पे चलने वाला कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है, असल में ये कभी एक बहुत ही बड़ा चोर हुआ करता था। इवन ये तो अपने क्लैन के लोगों के साथ धोखा कर चुका है, जिसके चलते इसके अपने ही लोगों को 10,000 सालों तक एक दूसरे क्लैन का गुलाम बन के रहना पड़ा। असल में ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ ये सारी बातें बता तो ज़ाओली को रहा था, लेकिन उसका टारगेट ली चैंग था, जिसे वो वहाँ पे गुस्सा दिलाकर अपने लोगों के ऊपर हमला करवाना चाहता था। लेकिन ली चैंग भी इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं था। वो गुस्से से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए ज़ॉम्बी लॉर्ड से कहता है, ब्रदर लिंगू ने आज तक जो कुछ भी किया वो हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट की भलाई के लिए किया, और रही बात इस पर्सन की, अगर इसे टैलेंट सेट में लिया गया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा, और जैसा तुम बता रहे हो वैसे तो ये पर्सन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारे टैलेंट सेट का एक हिस्सा है। ली चैंग की ये बात सुनकर ज़ॉम्बी लॉर्ड भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है, बस भी करो, अब खुद को और कितना ज्यादा धोखा दोगे? तुम्हारे टैलेंट सेट के हर एक मेंबर के अंदर कोई न कोई बुराई है। ये सभी लोग यहाँ पे बस अच्छाई का मास्क पहने हुए हैं। मैं अभी तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ, देखना अभी मैं यहाँ पे छोटे से बच्चे की जान लेता हूँ। हालांकि ये बच्चे यहाँ पे इन सभी के सामने बहुत ही बुरी तरह से तड़पते हुए मरेगा, लेकिन इनमें से किसी के ऊपर भी इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और ये कहकर जैसे वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे अपने डिमोनिक थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओली को जान से मारने की कोशिश करता है, तो अचानक से उसका डिमोनिक थ्रेड वहाँ पे बीच में से टूट जाता है, जो देखा तो उस ज़ॉम्बी लॉर्ड का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पे उसके साथ हुआ क्या। तभी पीछे की तरफ मौजूद असतज़ू वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं, मुझे लगता है तुम अभी तक भी नहीं समझे। और ये कहकर जैसे असतज़ू वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो सीधे वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड के सामने पहुंच चुके थे, जो देखकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड डर के मारे वहाँ पे हड़बड़ाता हुआ असतज़ू से पीछे भागने लगा था। टैलेंट सेट के हर एक डिसेबल ने आज तक जो कुछ भी किया उसका ना तो मुझे पछतावा है और ना ही उन सभी को। और ये कहकर असतज़ू अपने फिंगर को ऊपर हवा में उठाकर उस ज़ॉम्बी लॉर्ड की तरफ पॉइंट करते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं, और अब तुम्हारा खेल बहुत हो गया। और ये कहकर असतज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड की बॉडी को
एक डोमेन के अंदर ट्रैप कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कुछ सौ या समय पाता, उससे पहले एंसेस्टर्स उसे वहाँ पे यूनिवर्स की गहराइयों में फेंक चुके थे, यानी कि अब हमेशा हमेशा के लिए वो वहीं पर ट्रैप होकर रहने वाला था। लेकिन खेल अभी वहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। अचानक से एंसेस्टर्स वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं है। और एंसेस्टर्स कैसा कहते ही अचानक से वहाँ पे उनकी बॉडी से सुप्रीम गोड लेवल की पैरामोडियल सुप्रीम एनर्जी रिलीज होने लगी थी। लेकिन उस पैरामोडियल एनर्जी के साथ साथ एक एल्डिमोनिक ऑरा भी रिलीज हो रहा था, जिसके चलते एंसेस्टर्स का पूरा रूप ही वहाँ पे बदल जाता है और वो वहाँ पे अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ चुके थे। और ऐसा होते ही एंसेस्टर्स की बॉडी के हर एक हिस्से से इतना ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा था कि वो पूरा का पूरा डीप यूनिवर्स वहाँ पे सूरज की तरह ग्लो करने लगा था। इवन हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स के ऑरा प्रेशर की वजह से उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स के चारों तरफ एक कॉस्मिक बैरियर बनने लगा था, जो देखकर बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड तो वहाँ पे शोक के मारे फ्रीज हो चुका था। तभी वहाँ पे यूनिवर्स के अंदर एक आवाज गूंजती है, जो कि एंसेस्टर्स के इस खतरनाक रूप को देखकर हैरान होते हुए कहता है, डिमोनिक पावर्स, आखिर तुम असल में हो कौन? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम अपनी सुप्रीम पैरामोडियल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर अचानक से तुम्हारी एनर्जी का नेचर चेंज कैसे हो गया? जिसमें एंसेस्टर्स वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि मैं कौन हूँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो। और ये कहकर एंसेस्टर्स अपने हाथों को एक हल्का सा झटका देते हैं और ऐसा होते वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो ज़ॉम्बी लॉर्ड जो कि स्पेस डोमेन के अंदर ट्रैप था, वो स्पेस डोमेन के साथ ही वहाँ पे मारा जा चुका था। और तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस पोर्टल ओपन होता है और एंसेस्टर्स का वो खतरनाक अटैक उस स्पेस से होता वो कहीं और चला गया था, जो कि वहाँ पे जाके लगा था सीधा जी जिन को। और एंसेस्टर्स का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जी जिन के मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था, जो देखकर जी जिन वहाँ पे मुस्कुराते हुए एंसेस्टर्स से कहता है, वाकई मानना पड़ेगा, तुम अपने मास्टर से तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। मैं तुमसे 10,000 से भी ज्यादा स्पेस रिफ्ट्स की दूरी पे हूँ, पर उसके बावजूद भी तुमने वहाँ पे खड़े खड़े मुझे यहाँ पे चोट पहुंचा दी। जू यंग, मैं दोबारा तुमसे पूछता हूँ, कौन हो तुम? क्या तुम्हें खुद ये पता है कि तुम असल में कौन हो? अब जी जिन की ये बात सुनकर एंसेस्टर्स वहाँ पे उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, वो पावर किसी से भी बिलोंग नहीं करती। और रही बात तुम्हारी, तुम अभी के लिए हमारे लिए उतने ज्यादा खास भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और ये कहकर एंसेस्टर्स वहाँ से वापस पलटते हुए अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, चलो हम सभी को 7th रियलम के ट्रायल के लिए जाना है। एंसेस्टर्स कैसा कहते ही हम देखते हैं कि बर्ने करो एंसेस्टर्स को लेकर वहाँ से जाने लगा था, जहाँ पे वो एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, अब बारी है एक और बड़ी मछली को पकड़ने की। वहीं एंसेस्टर्स के पीछे पीछे बाकी सभी डिसेबल्स भी एक एक करके जाने लगे थे। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें वहाँ पे सनलाइट टावर पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेंशन के अंदर एक मास्टर बैठा हुआ था। अचानक से ही उस मास्टर को वहाँ पे कुछ एहसास होता है, जिसके चलते खुद बखुद ही उसकी आंखें वहाँ पे खुल जाती हैं और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ये डिवाइन एनर्जी तो गोल्डन लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। मुझे 3 और सेक्रेट स्पिरिट्स का पता चला, जो कि अपनी डिवाइन ट्रू फॉर्म को हासिल कर चुके हैं। और उस मिस्टीरियस मास्टर के ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।